नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला में। तो मैं रतन सर आपको टीच करूंगा केमिस्ट्री। जैसा कि जानते हैं कि आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर नंबर है, लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और वो क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 में है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों या किसी भी अन्य बोर्ड के हों, तो उन बच्चों के लिए ये चैनल और इस चैनल पे बनाई गई केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है हिंदी मीडियम के लिए, वो बड़े काम की है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से पर डे जो है केमिस्ट्री की क्लासें, पर डे केमिस्ट्री के लेक्चर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं, पहली बार तो इस वीडियो को देखें। ठीक है, हालांकि जो है अचानक जो है पहला वीडियो आप देखेंगे तो पूरे चैप्टर को देखना चाहिए, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसके बाद पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करके पूरे चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, जितनी भी क्लासें अपलोड की गई हैं, उन सभी क्लासों को एक बार आप देखें। उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि किस तरीके का क्या कंटेंट है, केमिस्ट्री हमारे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, ठीक है, केमिस्ट्री उनके समझ में नहीं आती है, उन्होंने हार मान लिया है कि केमिस्ट्री हमारे समझ में आने वाली नहीं है, तो एक बार जो है प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए पूरे चैप्टर के सभी लेक्चर्स को देखें। फिर देखें जो है क्या अपने आप में महसूस होता है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी जो बच्चे रेगुलर जुड़े हैं तो वो बच्चे जान लें, तुम्हें तो मालूम ही है कि आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 17 है, यानी कि लेक्चर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल विभव। सेल विभव क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, कल की जो क्लास गई थी उसमें हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था, जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक, तो ये उसी से संबंधित टॉपिक है, सेल से ही रिलेटेड है, सेल विभव। तो हम जानेंगे कि सेल विभव क्या होता है, सेल पोटेंशियल, वैद्युत वाहक बल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जिसको शॉर्ट में हम EMF भी कहते हैं, इसको हम जानेंगे। ठीक है, मानक सेल विभव क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि SEP सेल जिसको कहते हैं, और फिर मानक सेल विभव से बनने वाले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके के आंकिक प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लगभग 1 घंटे के समथिंग आज की क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, तो हमें क्या पढ़ना है, सेल विभव एवं विद्युत वाहक बल। ठीक है, यानी कि सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। ठीक है, तो इससे पहले एक बात हम ये बता देना चाहें, ठीक है, कि इससे पहले जब हमने जो है इलेक्ट्रोड को पढ़ाया था, इलेक्ट्रोड वाली जब हमने क्लास ली थी, तो इलेक्ट्रोड का जो हमने बेसिक बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड के कितने प्रकार हैं, इलेक्ट्रोड के क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो उसी के बाद हमने बताया था इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव बताया था, और फिर हमने बताया था मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है उसको समझ लिया, क्योंकि जैसा इलेक्ट्रोड विभव है वैसा ही सेल विभव है। बस अंतर ये है कि इलेक्ट्रोड विभव केवल एक इलेक्ट्रोड के रिलेशन के लिए हम कहते हैं, जबकि सेल विभव जो होता है वो पूरे सेल के लिए होता है। बात वही है। ठीक है, जैसे केवल हम एक इलेक्ट्रोड को मतलब जो है रेफरेंस वैल्यू ले लें, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को मान लें, एक सिस्टम को ले लें, यहाँ पर सेल वहाँ पे वर्क ना कर रहा हो, पूरा सिस्टम असेंबल ना हुआ हो, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रोड मतलब उसका जो विभव होगा, विभव का जो अंतर होगा, उसको कह देंगे इलेक्ट्रोड विभव। जब परिस्थितियाँ एकदम जो है हम फिक्स कर देंगे, मानक परिस्थितियाँ रख देंगे, यानी कि टेम्परेचर कर देंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस, विलयन की जो मूलता लेंगे वो 1 m लेंगे, और जो दाब लेंगे वो 1 atm ले लेंगे, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे। तो इस कंडीशन पर ये जो विभव निकलेगा उसको कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब अगर हम पूरे सेल की बात करते हैं, अब ये हमारा पूरा सेल है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस सेल का जो विभव बनेगा, ठीक है,
एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस का जो अंतर निकल के आएगा उसको हम कह देंगे सेल विभव। ठीक है, उसी प्रकार अगर ये परिस्थितियां अगर हम निर्धारित कर देंगे, ठीक है, तो उसको कह देंगे मानक सेल विभव। क्या कह देंगे? मानक सेल विभव। अब यहाँ पे एक नई चीज हमें बच्चों ये पढ़ने को मिलेगी कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो उस बात को हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो अच्छा देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। पहले हम जानते हैं सेल विभव। सेल विभव यानी कि सेल पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल क्या है? देखो, गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों यानी कि एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, यानी कि जो विभवांतर है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि जो गैल्वेनिक सेल के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारा ये वाला एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड और कैथोड के मध्य जो वोल्टेज का, जो विभव का जो अंतर है, जो विभवांतर है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोड विभव में बताया है। अगर ये एनोड पर हम देख रहे हैं, यानी कि एनोड पे छड़ पे हम जो विभव देख रहे हैं, वोल्टेज देख रहे हैं कितना है, ठीक है, तो एनोड पर जो देख रहे हैं तो इसको कहते हैं आक्सीकरण विभव, और अगर हम कैथोड पर देख रहे हैं तो इसको कहते हैं अपचयन विभव। ठीक है, अगर यहाँ पर आक्सीकरण विभव है तो यहाँ पर होगा अपचयन विभव, यहाँ पर अपचयन विभव है छड़ पर तो यहाँ पर होगा आक्सीकरण विभव। ठीक है, बेसिक बातें हैं, ये बातें किताबों में नहीं लिखी होंगी। ठीक है, ध्यान से सुने। अगर यहाँ पर एनोड पर आक्सीकरण होता है बच्चों, एनोड पर क्या होता है? आक्सीकरण, तो यहाँ पर जो वोल्टेज जो बनेगा, ठीक है, उस वोल्टेज को कहेंगे आक्सीकरण विभव, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट जो बनेगा इसको कहेंगे अपचयन विभव। इसको क्या कह देंगे? अपचयन विभव कह देंगे। अब कैथोड पर यहाँ वाले पर हो रहा है अपचयन, अपचयन होता है तो यहाँ पर जो वोल्टेज क्रिएट होगा उसको कहेंगे अपचयन विभव, और विलयन में जस्ट अपोजिट आएगा आक्सीकरण विभव। आई बात समझ में? तो ये जो विभव का जो अंतर होगा, अब ऐसे समझ लें कि जैसे ये हम केवल इस सिस्टम की केवल बात कर लें, ध्यान से सुने, इस सिस्टम की केवल बात करें केवल एक इलेक्ट्रोड की, तो यहाँ एनोड है, एनोड पर आक्सीकरण विभव है और विलयन में अपचयन विभव है। इन दोनों का जो अंतर होगा, वोल्टेज का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसको कह देंगे इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। और अगर हम पूरे सेल के लेके बात करेंगे, ये पूरा सेल है, तो सेल को यहाँ का या तो आप अपचयन विभव उठा लो या यहाँ का अपचयन विभव उठा लो, दोनों एक जैसे उठाओ, दोनों इलेक्ट्रोड पे एक जैसे। जैसे यहाँ का आपने अपचयन विभव देखा, ठीक है, तो इसका भी अपचयन विभव लो, दोनों की जो है घटा दो, जितना अंतर आएगा वो कहा जाएगा सेल विभव। या अपचयन विभव नहीं लिया तो आप इसका आक्सीकरण विभव ले लो, इसका भी आक्सीकरण विभव ले लो, दोनों एक जैसे लो, दोनों इलेक्ट्रोड के, तो आपस में घटा दो, जो अंतर निकल के आएगा उसी को हम क्या कह देंगे? सेल विभव कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये दोनों में बहुत ही मतलब जो है अंतर है। हालांकि ये परिभाषा है, हर एक बच्चा मतलब समझ भी लेगा, थोड़ा बहुत तो याद भी कर लेगा, लेकिन ये चीजें अंदर की बातें होती हैं, किताबों में ये जनरली नहीं लिखी होती हैं। ठीक है, चलें, अच्छा, तो अब बात समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर हो गया होगा बात। बाकी ये जो 2-2.5 लाइनें लिखी हैं ये तो समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, जो हमने बताया है वो केयरफुली समझ लें। ठीक है, तो सेल के एनोड और कैथोड के मध्य जो विभव का जो अंतर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सेल विभव कहेंगे। इसको हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ई सेल से इसको प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। यहाँ पर दो चीजें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि सेल विभव को हम ई सेल से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई सेल से डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और शॉर्ट में इसको यूवी वाली बी यानी कि बी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको वोल्ट में मापा जाता है, वोल्ट में इसको मेजर किया जाता है और इसको प्रदर्शित किया जाता है ई सेल के द्वारा। ठीक, इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। एक फार्मूला है, तो उस फार्मूला को यूज करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। भाई ये अंतर ही तो है कैथोड और एनोड
ठीक है, क्या विभव का जो अंतर है वही सेल विभव है। तो फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, फार्मूला बनेगा ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यहाँ पर ये बात बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर कैथोड को आगे रखा जाता है सदैव। ठीक है, फार्मूले में कैथोड की वैल्यू को आगे रखा जाएगा। ठीक है, और एनोड की जो वैल्यू होगी विभव वाली उसको पीछे रखा जाएगा। तो कैथोड की वैल्यू को एनोड की वैल्यू से जब हम घटा देंगे तो हमारा सेल विभव निकल के आएगा। आई बात समझ में। तो ये एक छोटा सा जनरल सा फार्मूला है। ठीक है, इसको हालांकि सामान्यतः हम जो है यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि परिस्थितियां जो हैं बदलती रहती हैं। ठीक है, सेल विभव जो है किसी भी मतलब जो है इलेक्ट्रोड का बदल सकता है, बदलता रहता है। वो निर्भर करता है ये जो मतलब इलेक्ट्रोड है जिस विलयन में डूबा है इसकी सांद्रता कितनी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है और इसका जो है वायुमंडलीय दाब कितना इस पे वर्क कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है अगर इधर उधर बदल रही हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रोड विभव का अंतर भी बदलता रहता है। तो इसीलिए इस फार्मूले का यूज जनरली हम नहीं करते हैं। इस फार्मूले से हमें एक्चुअल वैल्यू प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हम पढ़ेंगे नरनष्ट समीकरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जनरली क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे की क्लास में नरनष्ट समीकरण को डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा फार्मूला है, जान लें। कभी कभार 1 या 2 नंबर में पूछ देते हैं सेल विभव क्या है, तो परिभाषा यही लिखनी है और किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक और इसका ये फार्मूला। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो मानक अवस्था में डेनियल सेल का ईएमएफ, ठीक है, या यही कह सकते हो कि मतलब सेल विभव 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये मानक अवस्था में है बच्चों। किस अवस्था में है, मानक अवस्था में। मानक अवस्था का मतलब यानी कि मानक अवस्था का मतलब ये हो गया जब हम इस सेल का किसी भी टेम्परेचर, किसी भी दाब, किसी भी सांद्रता पे इसका क्या निकाल लें, वो निकाल लें, मतलब विभव निकाल लें, तो वो कहा जाएगा सेल विभव। और अगर हम इस विलयन की सांद्रता 1 मोल कर दें, टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस कर दें और दाब 1 एटीएम कर दें, तो इस कंडीशन में इस सेल का जो विभव निकल के आएगा उसको कहेंगे मानक सेल विभव। क्या कहेंगे, मानक सेल विभव। तो यहाँ पर डेनियल सेल का मानक अवस्था में ईएमएफ यानी कि सेल विभव निकाला गया है, जो कि 1.1 वोल्ट होता है। कैसे निकाला गया है, देखो यहाँ पर जो कापर के मतलब कापर की जो छड़ है, कापर की जो छड़ है यहाँ पर कैथोड की तरह काम कर रही है। तो कैथोड इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो प्लस 0.34 वोल्ट है, 34 वोल्ट है। उसी प्रकार जिंक एनोड का जो विभव है वो माइनस 0.76 वोल्ट है। ठीक है, और ये दोनों के अपचयन विभव हैं। इसका भी अपचयन विभव दिया गया है, इसका भी अपचयन विभव दिया गया है। ठीक है, अपचयन विभव को ज़्यादातर यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स में। ठीक है, अच्छी जो किताबें हैं अच्छे ऑथर्स की हाई लेवल की, तो उनमें अपचयन विभव को ही यूज कर लेते हैं। आगे हम जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसमें भी अपचयन विभव के आधार पर ही हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका अपचयन विभव, इसका अपचयन विभव। अब क्या करेंगे, कैथोड की वैल्यू को एनोड की वैल्यू से घटा देना है। तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो प्लस जो है 0.34 कैथोड की वैल्यू ये है क्योंकि ये कैथोड है, ये एनोड है, और माइनस कोष्टक में क्या नाम 0.76, ठीक है, माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे जुड़ जाएगा, तो ये प्लस में 1.10 वोल्ट निकल के आ जाएगा। तो डेनियल सेल का मानक अवस्था में सेल विभव इतना होता है 1.10 या 1.1 वोल्ट। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। काम करें, चलें, अच्छा, तो ये हमारे सामने निकल के आ गया सेल विभव। ठीक है, चलें, अच्छा, अब हम देखते हैं वैद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में EMF के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या है सर, इसको बताइए जरा। तो देखो, जब सेल के परपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, जब सेल के परपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, अर्थात जीरो करंट कंडीशन हो,
तब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अधिकतम जो अंतर होगा वो वैद्युत वाहक बल कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। कहने का मतलब ये है, सामान्य शब्दों में समझ लीजिए, जैसे ये डैनियल सेल है, डैनियल सेल एक्टिव मोड में है, स्विच ऑन कंडीशन में है, सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा का जनरेशन हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा यहाँ पर बन रही है। तो इस कंडीशन में इसका जो सेल विभव मापा जाएगा, जो विभव मापा जाएगा वो सेल विभव कहलाएगा। वहीं अगर ये सिस्टम हम बंद करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इसमें रुक जाए, विद्युत ऊर्जा का निर्माण रुक जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, इसमें जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स पे वोल्टेज होगा, कुछ ना कुछ मात्रा में वोल्टेज अवश्य होगा, ठीक है। तो जब फिर इन दोनों के वोल्टेज का अंतर हम निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे वैद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कह देंगे। आई बात समझ में? तो एक्टिव स्विच ऑन कंडीशन में जब हम निकालेंगे विभव तो सेल विभव है, ठीक है, और जब हम स्विच ऑफ कंडीशन में निकालेंगे, सिस्टम को बंद करके निकालेंगे वोल्टेज का अंतर, तो उसको हम कहेंगे वैद्युत वाहक बल, ईएमएफ इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका यूज भी नहीं है, ठीक है, ये तो केवल मतलब ऐसे ही जो है मतलब एक तरीके से अध्ययन के लिए है, स्टडी के लिए है, थोड़ा जानकारी देने के लिए है, ठीक है। चलें, अच्छा इसको भी लिख लें, कभी कभार जो है ये पता होना चाहिए भाई, जब पूरा चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर को सही से पढ़ना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब परीक्षा विशेष में थोड़ा ये भी देख लें, ईएमएफ और सेल विभव में अंतर, डिफरेंस देख लो जरा जल्दी से। विशेषता ईएमएफ और इधर सेल विभव। ईएमएफ कब निकाला जाता है? जब परिपथ में कोई करंट नहीं बह रहा होता है, यानी कि जब हमारा सिस्टम जो है वो स्विच ऑफ कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है? स्विच ऑफ, ठीक है, सिस्टम बंद है, इलेक्ट्रॉनों का कोई प्रवाह नहीं हो रहा है, विद्युत ऊर्जा नहीं बन रही। सेल विभव तब निकलता है जब परिपथ में करंट लिया जा रहा होता है, यानी कि स्विच ऑन कंडीशन में, ऑन कंडीशन में है ये, ठीक है। मान यह किसी सेल का अधिकतम वोल्टेज होता है, यह किसी भी सेल का अधिकतम वोल्टेज होता है। इस कंडीशन में जो वोल्टेज निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा? अधिकतम वोल्टेज निकल के आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है ऑक्सीकरण अपचयन चल नहीं रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन होगा तो एक वैल्यू प्लस में अगर बढ़ेगी तो उसी के साथ साथ माइनस में भी बढ़ रही होगी, तो अंतर कम निकल के आएगा। और फिर जब तुम्हारे जो है सेल काम नहीं करेगा तो दोनों वैल्यू फिक्स होंगी, तो ऐसी कंडीशन में अंतर ज़्यादा निकल के आएगा। इसका मान ईएमएफ से थोड़ा कम होता है, क्योंकि कुछ वोल्टेज आंतरिक प्रतिरोध में भी खर्च हो जाता है, ठीक है। मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसे ध्यान रखें, इसे विभव मापी पोटेशियोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, और इसे साधारण वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। जैसा कि यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि ये हमने बताया डैनियल सेल में ये क्या लगा होता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे रीडिंग भी शो कर रहा है 1.10 वोल्ट डैनियल सेल के लिए, ठीक है, मानक परिस्थितियों में, मानक अवस्था में मानक सेल विभव, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लिखना चाहो इसको तो लिख लेना, नहीं तो ये जरूरी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो वैद्युत वाहक बल है इसको पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है, सेल विभव को तो मालूम ही है वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। चलें, अच्छा देखो, अब हम देखते हैं मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की परिभाषा तो वही है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है, जैसा मानक इलेक्ट्रोड विभव। परिस्थितियां एकदम फिक्स कर दो, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, जब किसी विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों को मानक परिस्थितियों, मतलब मानी हुई परिस्थितियों, फिक्स की हुई परिस्थितियों, यानी कि 298 केल्विन तापमान, एक मूलरता विलयन की सांद्रता वाले विलयन, मतलब एक मूलरता विलयन की सांद्रता और एक एटीएम गैस दाब पर रखा जाता है, तो उनके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न होने वाले अधिकतम विभवांतर को ही मानक सेल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक सेल विभव कहते हैं। डैनियल सेल का जो हमने ये निकाला था 1.10 वोल्ट, ये मानक सेल विभव था, मानक परिस्थितियों में। उस विलयन में, उस डैनियल सेल में ये सब परिस्थितियां फिक्स कर दी गई थी, स्थिर कर दी गई थी, ठीक है, कि टेम्परेचर इतना ही है, ठीक है, विलयन की मूलरता इतनी ही है 1 एम और गैस दाब इतना ही है, तो इस कंडीशन में निकाला गया है, ठीक है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, मानक सेल विभव कहते हैं। अच्छा, मानक सेल विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों ध्यान देना, मानक सेल विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट, और जबकि सेल पोटेंशियल को केवल हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको केवल ई सेल से, सेल विभव को, और इसको ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। बाद बाकी जो है दोनों को मापा वोल्ट मीटर के द्वारा ही जाता है, और वोल्ट में मापा जाता है। मापने की जो इकाई है वो वोल्ट ही है, बस अलग तरीके से ई नॉट सेल से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो है नहीं, ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हो गया मानक सेल विभव। अब देखो बच्चों, मानक सेल विभव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मानक सेल विभव से आंकिक प्रश्न बनते हैं। सेल विभव से जो फार्मूला है, चलो अच्छा हम यहाँ पे बताते हैं, ये और समझ लो। पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो पहले, उसके बाद बताते हैं। परिभाषा के मुख्य बिंदु मानक सेल विभव के लिए देखो, अगर मानक सेल विभव बाई चांस कभी कभार 2 या 2 नंबर में पूछा जाता है, अति लघु में पूछ दिया जाता है कि मानक सेल विभव से आप क्या समझते हैं, तो ये 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो थोड़ा आप सही से लिख के आएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। कैसे लिखोगे, परीक्षा में पूरे अंक पाने के लिए परिभाषा के साथ ये 3 मानक स्थितियां लिखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे तापमान कितना हमने बताया, हमेशा 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सांद्रता कंसंट्रेशन बिलियन में धातु आयनों का गाढ़ापन हमेशा 1 मोल पर लीटर, या बिलियन की सांद्रता 1 मोलता होनी चाहिए। दाब की बात करें, प्रेशर की, तो यदि सेल में कोई गैस इस्तेमाल हो रही है तो उसका दाब 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब या 1 बार होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मानक सेल को नापने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स की हुई परिस्थितियां। ठीक है, सूत्र देखें भाई, सूत्र इसका वैसा ही है जैसा कि सेल विभव का है। ठीक है, सूत्र इसका वैसा ही है जैसा कि हमने बताया था। हमने सेल विभव का क्या बताया है, सेल विभव का बताया है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही तो फार्मूला बताया है। दोनों का अपचयन विभव ले लीजिए, ठीक है, उनको घटा दीजिए, तो ये तो सेल विभव का है। मानक सेल विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट सेल से। ठीक है, फिर परिस्थितियां फिक्स होंगी तो इनका भी हमारा क्या निकल के आएगा, मानक परिस्थितियों में ही इलेक्ट्रोड विभव निकल के आएगा। तो फार्मूला हमारा बनेगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, तो जरा देखें, कैथोड जो होता है वो यहाँ पर डेनियल सेल में किस तरफ है, राइट साइड की तरफ है कि नहीं भाई, कैथोड राइट साइड की तरफ है ना। कल की क्लास में डेनियल सेल में बताया है कि ये वाला जो साइड होता है इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम राइट चैम्बर कहते हैं, मतलब दायां कक्ष कहते हैं, इसको बायां कक्ष कहते हैं। तो पहले फार्मूले में कैथोड आ रहा है, कैथोड की पोजीशन किस साइड है, राइट साइड, तो इसलिए यहाँ पे राइट लिख देते हैं, उसकी लेफ्ट साइड है तो इसलिए यहाँ पर लेफ्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले ध्यान रख सकते हैं, एक ही रख लो, बाद बाकी ये तो बेसिक है, ये तो खुद ही अपने पता कर लोगे कि ई को मतलब कैथोड को एनोड से घटाएंगे। ठीक है, चलें अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया मानक सेल विभव को निकालने का फार्मूला। ये फार्मूला आप ध्यान रखें। ठीक है, इसी से हमारे न्यूमेरिकल अभी सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, चलें अच्छा, देखो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है मानक सेल विभव से पूछे जाने वाले आंकिक प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम क्लियर कर देना ये चाहेंगे कि सेल विभव से जो मतलब फार्मूला है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस फार्मूले को यूज करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका कारण ये है कि विलयन की सांद्रता, विलयन का टेम्परेचर और अगर दाब फिक्स नहीं है तो इस तरीके से निकाली गई वैल्यूज फ्लक्चुएट करेंगी, यानी कि उनके मान इधर उधर शिफ्ट होते रहें, कोई फिक्स नहीं होगा। तो इसलिए उस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए इस फार्मूले को हम रखेंगे जाके नरनस्ट समीकरण में, और नरनस्ट समीकरण से एक नया फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसको हम कहेंगे नरनस्ट इक्वेशन। नरनस्ट इक्वेशन को यूज करके फिर हम किसी भी
ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी सेल का, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सांद्रता, किसी भी दाब पर हम एक्यूरेट एकदम फिक्स जो है विभव ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, मानक सेल विभव से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके लिए परिस्थितियां एकदम फिक्स हैं, फिक्स होंगी तभी ये निकाला जाएगा, इधर उधर हो गई तो फिर वो मानक मानक नहीं रहेगा। तो इससे देखें भाई, 3 प्रकार के 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। सरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 2-3 नंबर में ये पूछे जाते हैं। देखो भाई, देखें, मानक सेल विभव से बनने वाले आंकिक प्रश्न। मानक सेल विभव को मतलब समझ रहे हैं, मानक सेल विभव का मतलब कह रहे हैं ई नॉट सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल से बनने वाले आंकिक प्रश्न। बोर्ड परीक्षा में मानक सेल विभव से निम्न 3 प्रकार के आंकिक प्रश्न बनते हैं, 3 टाइप के बनते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं 1 बाय 1 करके। पहला हम देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हमसे क्या पूछा जा सकता है, पूछा जाता है मानक सेल विभव ई नॉट सेल की गणना करना। मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मानक सेल विभव की वैल्यू को निकालने को पूछा जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, फार्मूला लगाना है उससे निकाल लेंगे। चलें देखते हैं, कह रहे हैं कि एक सेल के मानक सेल विभव की गणना कीजिए। पूछ रहे हैं कि ई नॉट सेल की गणना कीजिए, पता कीजिए, वैल्यू निकालिए, जिसके इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव निम्नलिखित हैं। जिसके 2 इलेक्ट्रोड होंगे भाई, जिसके 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। अब दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव की वैल्यूज हमको यहाँ पर दे रखी हैं। ये भी मानक अपचयन विभव है और ये भी मानक अपचयन विभव है। ठीक है, बस एक इनमें से कैथोड का है और एक एनोड का है। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, तो इसमें फार्मूला हमने जो बताया है, फार्मूला इसमें वही लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, तो वही लगाओ, ई नॉट सेल बराबर बराबर ई कैथोड, ई कैथोड। ठीक है, ई कैथोड को हम सी लिखे दें, सी लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना। ठीक है, ई कैथोड यानी कि ई सी माइनस ई एनोड यानी कि ई ए, शॉर्ट में हमने लिख दिया है। यहाँ सी का मतलब जो है कैथोड है, ए का मतलब यहाँ पर एनोड है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करना है बस। अब हमें देखो वैल्यू दे रखी है, इसमें कुछ करना ही नहीं। एक को हमें दे रखी है 0.76, ठीक है, एक हमें दे रखी है प्लस में 0.80 वोल्ट। अब हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये बताइए कि इसमें कौन कैथोड है और कौन एनोड है। वैल्यू तो हमको दे रखी है आपने, ये अपचयन विभव ये भी, अपचयन विभव ये भी है, बस एक कैथोड का एक एनोड का है। हमें ये नहीं मालूम है कि इसमें कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू तो आगे हमें कैथोड को एनोड से ही घटाना है। अगर ये नहीं होता किसी में से किसी घटा दो तो हम किसी से हमें किसी घटा देते, हमारा आंसर आ जाता। तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो इसके लिए बच्चों एक बात ध्यान रखो, एक नोट करके हम यहाँ पे बात दिखाई दे रहे हैं, वो बात नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। ठीक है, देखो, जिस धातु इलेक्ट्रोड का जिस धातु इलेक्ट्रोड का जिस धातु इलेक्ट्रोड का ई नॉट, ठीक है, ई नॉट, ठीक है, यानी कि ई नॉट मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ठीक है, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ठीक है, वह क्या होगा, वह एनोड की तरह काम करेगा या वह एनोड होगा। क्या होगा बच्चों, एनोड होगा। आई बात समझ। तो नोट करके पहली बात तो ये लिखें सभी बच्चे। दूसरी बात जरा लिखें, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, और जिस धातु इलेक्ट्रोड का ई नॉट
ई नॉट जितना कम ऋणात्मक, ठीक है, या अथवा धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। वह कैथोड की तरह कार्य करेगा। कैथोड की तरह कार्य करेगा मतलब कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो इस पे रिडक्शन होगा और इस पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इस बात को पहले लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर इस बात को हम समझा देते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। अभी हो सकता है कि समझ में ना आई हो, ठीक है। इसको लिख लें। तो देखो, इसमें हमें ये पहचानना है कि हम इसमें से कैथोड और एनोड को कैसे पहचानें। तो हमने ये कहा है कि जिस धातु इलेक्ट्रोड का ई नॉट यानी कि मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा, ये यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ठीक है, यहाँ माइनस का होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह एनोड की तरह काम करेगा, यानी कि वह एनोड होगा। और जिस धातु इलेक्ट्रोड का ई नॉट दे रखा है, जितना कम ऋणात्मक होगा, यानी कि कम ऋणात्मक वाला जो वैल्यू होगी या धनात्मक वाली जो वैल्यू होगी, वह कैथोड की तरह काम करेगी। आई बात समझ? अब देखो, इसमें दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक वैल्यू नेगेटिव में है और एक वैल्यू पॉजिटिव में है। तो सीधी सी बात है, नेगेटिव वाली जो वैल्यू वहां पर होगी वो किसकी तरह काम करेगी? एनोड की तरह। और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वो कैथोड की तरह यहाँ पे काम करेगी। बस पता लग गया कि ये कैथोड है, ये एनोड है, बस फार्मूले में रखो, आंसर अपना निकालो, बात खत्म, ठीक है। तो देखो भाई, जो है 0.80 माइनस और कितना है ये 0.76 वैल्यू किस में दे रखी है? माइनस में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा 0.80 और माइनस माइनस प्लस, तो 0.76। इसको आप जोड़ दीजिए। इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? धनात्मक वैल्यू देखने को मिलेगी 1.56 वोल्ट। और ये कैसा आएगा? प्लस में आएगा। कैसा आएगा? प्लस में। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो या तो प्लस में लिखी जाएगी या माइनस में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो प्लस में 1.56 वोल्ट इसका क्या आएगा? इस पूरे सिस्टम का सेल विभव निकल के आ गया, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखो, इस बात को गांठ बांध लो। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे बढ़े। प्लीज वेट। चले, अच्छा भाई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित सेल के मानक सेल विभव यानी कि ई नॉट सेल की गणना कीजिए। ई नॉट सेल की गणना कीजिए। देखो भाई, ये पूरा सेल हमको दे रखा है। सेल फेल में कुछ बताया नहीं, उसका सेल का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें क्रोमियम की छड़ को क्रोमियम के लवण में डुबोया गया है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। और फिर आयरन की छड़ को आयरन के एक लवण में डुबोया गया है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 स्टेज में है, ठीक है। जहां कह रहे हैं कि क्रोमियम की छड़ का जो इलेक्ट्रोड जो विभव है, यानी कि जो मानक सेल विभव है, वो क्या नाम 0.74 वोल्ट है। और जो आयरन की छड़ का जो मानक सेल विभव है वो 0.44 वोल्ट है। 0.44 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में जरा थोड़ा सुधार कर ले, यहाँ पर आगे सभी के आगे माइनस के साइन लगा दें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू है 0.74 वोल्ट माइनस में और ये वैल्यू है 0.44 वोल्ट, ठीक है। टाइपिंग में मिसप्रिंट है, ये दोनों माइनस में वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको बस वही फार्मूला लगा देना है। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करेंगे, पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए कि यहाँ पर कैथोड कौन है या एनोड कौन है। तो हमने एनोड की पहचान क्या बताई है बच्चों? एनोड की पहचान बताई है कि जिसके मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो एनोड होगा। इसमें कौन सबसे ज्यादा ऋणात्मक है? सर ऊपर वाला 0.74 वोल्ट वाला। तो यहाँ पर ये बनेगा 0.74
0.74 वोल्ट। ये एनोड की तरह काम करेगा, इसकी ये जो वैल्यू है वो माइनस में दे रखी है, ठीक है। कैथोड की तरह कौन काम करेगा, कैथोड, तो कैथोड को यहाँ पे समझ लें, ठीक है। अब जो रह गया वो कैथोड ही होगा, माइनस में 0.44 वोल्ट, ठीक है। अब आप वैल्यू रख दीजिए फार्मूले में कि ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आप इसमें से घटा दीजिए कैथोड कौन है, अच्छा माइनस में वैल्यू 0.44 माइनस 0.74, इसको आप सॉल्व कीजिए, माइनस 0.44 माइनस माइनस प्लस 0.74, माइनस प्लस माइनस ये घटेगा, घटने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगी वो आएगी 0.30 वोल्ट। और ये किस में आएगी, प्लस में आएगी, किस में आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है, क्योंकि प्लस का ये वाला साइन बड़ा है, ये वाला, ठीक है, तो इसलिए वैल्यू जो हमको मिलेगी वो किस में मिलेगी, प्लस में मिलेगी। चलें, अच्छा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इसमें एनोड और कैथोड को पहचानना होता है। चलिए, अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखें भाई, कह रहे हैं कि एक गैल्वेनिक सेल में निम्नलिखित अपक्रिया होती है। क्वेश्चन को बस अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। बच्चे इसी में जो है हड़बड़ा जाते हैं कि ये कौन सी भाभी आ गई, ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप 1 में भी लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो तीनों टाइप के क्वेश्चन कराए, पहले टाइप 1 में पहला क्वेश्चन कराया, उसकी लैंग्वेज अलग थी टाइप, उसी में दूसरा क्वेश्चन कराया, उसकी अलग थी, तीसरे वाले का और अलग लैंग्वेज होके आ गई। देखो एक गैल्वेनिक सेल में निम्नलिखित अपक्रिया होती है। देखो एल्यूमिनियम जो है वो कैडमियम के साथ क्रिया कर रहा है और एल्यूमिनियम Al+3 में चेंज हो रहा है और कैडमियम अलग हो रही है। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव E0 क्रमशः जो है एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम+3 का 1.66 वोल्ट तथा कैडमियम के इलेक्ट्रोड का है 0.40 वोल्ट हो, तो सेल के E0 की गणना कीजिए। अब जरा हमें ये बताइए कि यहाँ पर दो वैल्यूज दे रखी हैं, भाई पूछा तो हमसे वही गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वही पहचानना है कि कौन यहाँ पर एनोड है और कौन यहाँ पर कैथोड है। देखो एनोड कौन है, जरा पहचाने भाई, एनोड कौन है। एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो हमने कहा था मोर जो नेगेटिव होगा वो कैसा होगा, जो मोर नेगेटिव होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो है ये माइनस का है, माइनस 1.66 वोल्ट, और यहाँ पर ये माइनस का साइन लगा है, ठीक है, माइनस 0.40 वोल्ट। अब जरा आपको बता दीजिए कि कौन मोर नेगेटिव है, ये वाला ज़्यादा नेगेटिव है, ये वाला ज़्यादा नेगेटिव है। तो सभी बच्चे जानते हैं ये वाला मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है तो ये हमारा होगा एनोड, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.66 वोल्ट। और ये किसका है, एल्यूमिनियम का है। एनोड है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर हम ये मतलब ट्रिक ना लगाएं तो एक तरीका और लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि जो एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है वो 0 है और यहाँ पर ये हो गई Al+3 यानी कि +3 हो गई, तो ऑक्सीकरण संख्या का मान यहाँ पर आके बढ़ रहा है आफ्टर रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है, एनोड पर, और एनोड की वैल्यू ये हमको दे रखी है, तो पता लग गया ये हमारा एनोड है, ठीक है। और यहाँ पर देखें कैडमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था +2 थी, यहाँ पर आके 0 हो गई, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का मान घट गया, इसका अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, क्योंकि कैथोड पर अपचयन होता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए जिसमें हमको ये अपक्रिया दे रखी हो, नहीं तो अदरवाइज वो वाला फंडा लगा ही सकते हैं जो हमने बताया है, ठीक है। तो ये माइनस में है और ये भी हमारा माइनस में 0.40 वोल्ट, ये दोनों वोल्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। फार्मूला आप पुट करिए और जो है निकालिए वैल्यूज, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ई कैथोड की वैल्यू दे रखी है माइनस में 0.40, ठीक है, और ये माइनस और फिर ये माइनस लगाओ 1.66, ठीक है।
-0.40 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1.66। ये माइनस प्लस करके माइनस में घट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1.26 वोल्ट आएगा। 1.26 वोल्ट किसमें आएगा? प्लस में वैल्यू आएगी, प्लस वाला साइन बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर हो गया। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर या तो प्लस में लिखा जाएगा या माइनस में। प्लस और माइनस नहीं आता। अपचयन विभव चाहे ऑक्सीकरण विभव हो, चाहे जो है अपचयन विभव हो, ठीक है, ये या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलें, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बच्चों और हम बता देना चाहेंगे कि जैसे अपचयन विभव जो होता है, अपचयन विभव हमारा, अपचयन विभव की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, और ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू भी माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। कभी कभार बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऑक्सीकरण विभव सर बताइए, ऑक्सीकरण विभव माइनस में होता है क्यों? ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पर होता है, एनोड पर, तो विलयन से जो है, जो धातु परमाणु होते हैं वो छलांग लगा जाते हैं विलयन में क्षण से, तो क्षण पर ऋणावेश आ जाता है, तो क्षण पे जो वोल्टेज आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए। तो जो ऑक्सीकरण विभव है वो सदैव नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, ऐसा सच नहीं, ऐसा सही नहीं। हाँ, ये बात है कि ज़्यादातर धातुओं का जो मानक ऑक्सीकरण विभव होता है वो माइनस में आता है, लेकिन बहुत सी ऐसी धातुएं भी हैं जिनका मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस में भी आता है, ठीक है। उसी प्रकार सेम कंडीशन जो है अपचयन विभव के लिए भी लागू होती है, ठीक है। चलें, अच्छा, तो ये बात ध्यान रखना, कभी कभार बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहते हैं, ठीक है। जैसे ऑफलाइन जो बच्चे जुड़ते हैं, तो ऑफलाइन बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन, एक बार बच्चे ने पूछा ये क्वेश्चन हमसे जो है, तो हमें तो नहीं मालूम था कि बच्चों के मन में ऐसा भी कोई जो है क्वेश्चन हो सकता है, तो हमने उसके मन को समझा, हमने उसका आंसर दिया, तो इसीलिए हमने बता दिया। तो हो सकता है कि ऑनलाइन में भी कोई बच्चे के मन में ये सवाल आए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये करवा दिया है। चलो, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला देखें टाइप 2। तो टाइप 1 में 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, तीनों के लैंग्वेज अलग अलग तरीके के थे, उनको समझ लेना। देखो टाइप 2 में क्या है, क्या यह रासायनिक अपक्रिया संभव है? ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनमें थ्योरी थोड़ी लिखनी होती है। इस प्रकार के आंतरिक प्रश्नों में से अपक्रिया दी जाती है और पूछा जाता है कि अपक्रिया वास्तव में होगी या नहीं होगी। टाइप 2 में क्या होगा कि आपको एक अपक्रिया दे दी जाएगी, ठीक है, और पूछा जाएगा कि ये बताइए ये अपक्रिया संभव है या नहीं, अपक्रिया होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए भी हमें यही नियम लगाना होगा, ये वैल्यू निकालनी होगी। देखो नियम क्या है, यदि गणना करने पर E0 सेल का मान धनात्मक आता है, कैसा आता है? धनात्मक, तो अपक्रिया संभव है। ऐसी स्थिति में हमारा सेल काम करेगा, सेल एक्टिव मोड में रहेगा, सेल एक्टिव है, कोई कमी नहीं। वैल्यू कैसी आनी चाहिए? धनात्मक। और उल्टा कर दीजिए, यदि E0 सेल का मान ऋणात्मक आता है तो अपक्रिया संभव नहीं है, अपक्रिया नहीं होगी, अर्थात ऐसी स्थिति में सेल काम नहीं करेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें, ठीक है। जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं है। तो ये बस नोट करके ये नियम ध्यान रखें कि धनात्मक आ रहा है तो अपक्रिया है, ऋणात्मक आ रहा है तो अपक्रिया नहीं होगी। चलें टाइप 2 में पहला क्वेश्चन देखें, क्या निम्नलिखित अपक्रिया स्वतः स्पॉन्टेनियस होगी? स्वतः का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, बाहर से बिना बिजली वगैरह कोई विद्युत भाग बल प्रोवाइड किए बगैर अपने आप होने लगे सिस्टम में। तो क्या है क्रिया? Fe को जो है मतलब कॉपर के विलयन में, कॉपर लवण के विलयन में डाला गया है, फिर कह रहे हैं Fe+2, Fe का ऑक्सीकरण हो गया और इसका अपचयन हो गया, तो क्या ये क्रिया संभव होगी? देखें क्या दे रखा है, Fe के इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव दे रखा है वो -0.44 वोल्ट और कॉपर का दे रखा है प्लस में 0.34 वोल्ट। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर धनात्मक वैल्यू आती है तो क्रिया संभव है, ऋणात्मक आती है तो क्रिया संभव नहीं है, बस बात खत्म। चलें, अच्छा, हल देखें। यहाँ पर एनोड पहले लिख लें, एनोड कैथोड कौन है? एनोड यहाँ पर कौन होगा बच्चों? जो देखो नेगेटिव कौन है? नेगेटिव हमारा यही है 0.44 वोल्ट वाला, ठीक है। कैथोड कौन है यहाँ पर बच्चों? जल्दी देखो, कैथोड की वैल्यू दे रखी है प्लस 0.34 वोल्ट, ये माइनस में है, ठीक है। माइनस और प्लस के साइन लगाना भूल जाते हैं बार बार, ये सही नहीं है, ध्यान से लगाएं, ठीक है, हम अपने आप से ही कह रहे हैं। तो ये है देखो ई सेल, और बच्चे भी लगाएं ध्यान से, ठीक है, नहीं पता लगे हमारी तरह वो भी बोल जाए ई कैथोड माइनस ई एनोड,
कैथोड की वैल्यू क्या दे रखी है, प्लस में 0.34 माइनस में 0.44, ठीक है, वोल्ट। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 0.44 माइनस प्लस 0.44, इसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस प्लस में है, दोनों वैल्यूज जुड़ेंगी। ठीक है, तो 0.448 और 437.0.78 यही आएगा। 437 0.78, देखो 0.78 है। ठीक है, कैसी वैल्यू आएगी, प्लस में आएगी। वैल्यू कैसी आएगी, प्लस में, तो वैल्यू ये हमारी प्लस में मिलेगी। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया प्लस में। तो ये प्लस में आया। मानक सेल विभव E0 किस में वैल्यू प्राप्त हुई, प्लस में। तो इसका मतलब ये क्रिया संभव है, बिल्कुल संभव है। नोट करके नीचे आप लिख देंगे कि चूंकि हम बोले दे रहे हैं, ठीक है, चूंकि इसके जो है, चूंकि इस अक्रिया में या इस सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक सेल विभव E0 सेल का मान धनात्मक है, इसीलिए यह क्रिया संभव है, इसीलिए यह क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये बात नोट करके नीचे लिख देना। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ाएं। तो यह क्रिया संभव है, दैट रिएक्शन इज पॉसिबल। चलिए, अच्छा आगे चलते हैं भाई। क्या निम्नलिखित क्रिया मानक परिस्थितियों में स्वतः स्पॉन्टेनियस होगी। अच्छा भैया, तो ये भी एक क्रिया दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना स्वयं ही, क्या कराएं बताओ। इस क्वेश्चन वही क्या है, उसी सेम जैसा है। ठीक है, ये माइनस वैल्यू, ये प्लस में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड कौन है, कैथोड कौन है। ठीक है, ये स्वयं कर लेना, थोड़ा हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस यही पहचानना है कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। तो एनोड कौन है भैया, एनोड यहाँ पे वो है जिसकी वैल्यू नेगेटिव में है, 0.25 वोल्ट। कैथोड कौन है यहाँ पर, कैथोड कौन है यहाँ पर, कैथोड है प्लस 0.80 वोल्ट। बस अब कैथोड को एनोड से घटाइए, अगर वैल्यू प्लस में आती है तो सेल काम करेगा, क्रिया संभव है। अगर ऋणात्मक वैल्यू आ जाती है तो सेल काम नहीं करेगा, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये लिख देना अपना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। टाइप थ्री देखें, क्या हम इस विलयन को इस धातु के पात्र बर्तन में रख सकते हैं। इसमें टाइप 3 में भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सैद्धांतिक क्वेश्चन। देखो, इसमें ये कहा जाएगा कि जैसे हमें एक बर्तन दिया जाएगा धातु का, और उस धातु के बर्तन में हमें किसी दूसरे धातु के लवण को रखने के लिए कहा जाएगा। जैसे हमसे कहा जाएगा कि क्या हम कॉपर के बर्तन में आयरन सल्फेट को FeSO4 के विलयन को रख सकते हैं, बताइए। तो रख तभी सकेंगे जब वो दोनों आपस में क्रिया नहीं करेंगे। अगर क्रिया करेंगे तो नहीं रखेंगे, अभी आपस में क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्रिया ना करें, दोनों अलग अलग बने रहें, जस का तस बने रहें, रिएक्शन ना हो। और रिएक्शन कब नहीं होगी, जब मानक अपचयन विभव का मान, वो मानक सेल विभव का मान निगेटिव में आएगा। अगर पॉजिटिव में आया तो क्रिया हो जाएगी, तो नहीं रख पाएंगे। अगर नेगेटिव में आया तो क्रिया नहीं होगी, तो नहीं रखेंगे, तो रख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। देखो सिद्धांत, देखो थ्योरी इसका क्या है, क्या प्रिंसिपल है। अगर धातु के बर्तन और विलयन के बीच क्रिया हो गई तो बर्तन खराब नष्ट हो जाएगा। बर्तन कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम उसे नहीं रख सकते। यानी कि अगर E0 से धनात्मक आया तो पात्र में नहीं रख सकते, और अगर ऋणात्मक आया तो पात्र में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर छूटा हुआ है कि अगर, ठीक है, E0 सेल का मान कैसा आया, ऋणात्मक आया। ठीक है, निगेटिव आया। ठीक है, निगेटिव आया तो उसे बर्तन में रखा जा सकता है, तो उसे बर्तन में रखा जा सकता है, यानी कि क्रिया नहीं होगी, बर्तन में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात अपने लिख लेना। चलो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ें। भाई देखें क्वेश्चन, देखें इससे रिलेटेड।
क्या कॉपर के पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन रखा जा सकता है? क्या कॉपर के पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन रखा जा सकता है? कॉपर का पात्र ले लिया, जिंक सल्फेट का विलयन रखने के लिए कह रहे हैं। अब देखो दोनों की वैल्यूज दे रखी हैं, एक तो ये कॉपर की दे रखी है और एक ये हमारी जिंक की दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जो हमने बताया था कि ज़्यादा निगेटिव वैल्यू जिसकी होगी उसको हम कहेंगे एनोड, और जिसकी कम नेगेटिव वैल्यू होगी या धनात्मक होगी उसको हम कहेंगे कैथोड। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है, कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जो पात्र होगा, जो ठोस अवस्था में होगा, जो सॉलिड स्टेज में होगा, वो काम करेगा एनोड की तरह, और जो विलयन के रूप में लिया जाएगा, जिस धातु का लवण विलयन के रूप में लिया जाएगा, वो काम करेगा कैथोड की तरह। है बात समझ में? वो किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जरा यहाँ पर ये बताएं कि कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा। यहाँ पे देखो ये जो जिंक सल्फेट का विलयन लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर जिंक सल्फेट जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा, और जिंक के लिए जो है मानक सेल विभव की वैल्यू ये हमको दे रखी है। ठीक है, मानक जो सेल विभव है वो हमको ये दे रखा है। ठीक है, और कॉपर जो है ठोस अवस्था में है तो इसको जो है एनोड की तरह लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपर का जो पात्र है, कॉपर का जो पात्र है वो एनोड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? प्लस में 0.34 वोल्ट। ठीक है, और जो विलयन होगा, यानी कि धातु लवण का जो विलयन होगा, यहाँ पे कौन है? ZnSO4 है। वो किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, कैथोड की तरह काम करेगा। इसका कितना दे रखा है? माइनस में 0.76 वोल्ट हमको दे रखा है। ठीक है, 76 पॉइंट माइनस 0.76 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता ही लग गया, फार्मूला हम सेम लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे भाई? ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो भाई घटा दो, ई कैथोड कौन है? माइनस 0.76 माइनस प्लस 0.34। इसको सॉल्व करो तो ये माइनस 0.76 माइनस प्लस माइनस 0.34, माइनस माइनस प्लस, प्लस में वैल्यू आ जाएगी। इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा वैल्यू? कितना इसका आएगा? 1. इसका जब निकालोगे तो 1.05 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 1.05 वोल्ट आएगा। प्लस में इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, प्लस में इसकी वैल्यू आ रही है, समझ लें। अब प्लस में आ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसको हम रखेंगे? नहीं रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, अगर जो है मानक अपचयन विभव का मान प्लस में आता है तो इसलिए हम इसको इसमें नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ कुछ गलती हुई है क्या? अरे माइनस, रुक जाओ, यहाँ गलती ये हुई है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। यहाँ पर ये 10 होगा, यहाँ पर ये 10 होगा। ठीक है, यानी कि 1.10 वोल्ट होगा, और माइनस प्लस, ये तो माइनस हो ही गया। ठीक है, ये माइनस हो गया है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना आया है, माइनस 0.76 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस है। अच्छा,
मिस्टेक है। देखो यहाँ पर बड़ा कौन है, ये मिस्टेक यहाँ हम देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर बड़ा जो है ये माइनस वाला है, इसको देख ही नहीं रहे। ठीक है, माइंड में हमारा प्लस बैठ गया, प्लस का चिन्ह लगाना, तो यहाँ पर ये माइनस का आएगा। जब माइनस का आएगा तो इसका मतलब ये है कि जिंक सल्फेट के विलयन को हम कॉपर के पात्र में नहीं रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे। ठीक है, नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो वो रख लेंगे, सॉरी यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कैसी आ रही, निगेटिव आ रही है, कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर नोट करके लिख देना कि चूंकि जो है अब क्रिया का जो देखने पर, अब क्रिया का मानक अपचयन विभव निकालने पर जो कॉपर सल्फेट का जो पूरा सिस्टम बन रहा है, सेल का जो पात्र बन रहा है, उसका जो मानक सेल विभव आ रहा है उसकी वैल्यू निगेटिव में आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। इसीलिए हम जिंक सल्फेट के विलयन को कॉपर के पात्र में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं होगी। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा ये हमारा क्वेश्चन देखें, ये स्वयं कर लेना। ठीक है, ये भी ऐसा ही है कि क्या हम निकेल के चम्मच से एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन को हिला सकते हैं या उसमें रख सकते हैं, यानी कि क्या हम एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन में निकेल की चम्मच रख सकते हैं कुछ समय के लिए। भाई तभी रख पाएंगे जब क्रिया नहीं होगी। क्रिया कब नहीं होगी, जब वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अगर पॉजिटिव में आई तो क्रिया हो जाएगी, तो नहीं रखेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा देना। अब यहाँ पर ठोस अवस्था में कौन है, निकेल की चम्मच यहाँ पे ठोस अवस्था में है, इसलिए यहाँ पे निकेल देखो एनोड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे पहले से लिख के दिया गया है। ठीक है, कि निकेल का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, निकेल 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, और इसके जो है मानक अपचयन विभव का मान दे रखा है 0.25 वोल्ट। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। उसकी वैल्यू दे रखी है माइनस में 0.66 वोल्ट। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये भी माइनस में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, माइनस जो है 0.25 वोल्ट और नीचे वाली तो माइनस में है ही। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, टाइम देखते हैं कितना हुआ है। चलो अच्छा, हम ही कराए देते हैं। ठीक है, देखो ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है भैया, कौन है एनोड, कैथोड कौन है, -1.66 माइनस, और ये माइनस में भी है 0.25। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, -1.66 माइनस माइनस प्लस 0.25, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा कौन है पहले तो भाई देख लीजिए, बड़ा ये है तो माइनस के साइन के साथ लग के आएगा, और 66 में से 25 जब घटाओगे तो ये आएगा 1.41 वोल्ट। बताओ भाई, पात्र में रखें या ना रखें, पात्र में रखना है या नहीं रखना है, रख सकते हैं। वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव में आई है, तो इसीलिए हम इसको पात्र में रख सकते हैं। जी हाँ, नोट करके नीचे लिख दीजिए, जी हाँ। ठीक है, जी हाँ। ठीक है, हम एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन में एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन में निकेल की चम्मच को रख सकते हैं, या निकेल की चम्मच को हिला सकते हैं। निकेल की चम्मच को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलें अच्छा, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमें जो है इतना ही पढ़ना था। ठीक है, आज की जो क्लास थी उस क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने बच्चों जाना कि सेल विभव क्या है,
वैद्युत वाहक बल क्या है और मानक शेल विभव क्या है। मानक शेल विभव से जो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों क्वेश्चंस को विद उदाहरणों के साथ यहाँ सॉल्व करके हमने देखा। ठीक है, क्वेश्चन खुद समझ गए होंगे कि किस लेवल के हैं, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर घुमा के पूछे जाते हैं। बच्चे जो है इसी में घबरा जाते हैं। बच्चे अगर वो कर भी लें, उन्होंने पहले से लगा रखे हैं, सीख रखे हैं, लेकिन लैंग्वेज को देख के बच्चे घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये हुआ है, ये हमको जो है खा जाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं, इसको छोड़ो। ठीक है, लेकिन वो होता कुछ नहीं, केवल समझने वाली बात है। बात वही होती, घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आज की ये क्लास कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। ठीक है, और इस चैप्टर के जो है 3 या 4 लेक्चर और आएंगे। कल की क्लास में हमें नरनष्ट समीकरण को डिस्कस करना है और उसके बाद हमें बैटरीज को पढ़ना है। लास्ट में चैप्टर के लास्ट में बैटरी को दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और ईंधन सेल के बारे में, संचरण के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, एक क्लास में। और एक क्लास में हम विद्युत रासायनिक श्रेणी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो उसको एक क्लास में पढ़ लेंगे, देन ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें। ठीक है, आनंद के साथ। यहाँ पर हर एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट से बताई जाती है, जड़ मजबूत की जाती है बच्चे की। ठीक है, कोई भी बच्चा केमिस्ट्री से डरता है, ठीक है, केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, पूरी प्लेलिस्ट को पकड़ें, प्लेलिस्ट के पूरे चैप्टर को, सभी लेक्चर्स को देखें, फिर हमको बताएं कि क्या है, केमिस्ट्री समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलें, अच्छा, और प्रॉपर नोट्स अपने बनाते रहें, साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन बहुत जरूरी है, विदाउट रिवीजन के सब कुछ जो है मिट्टी हो जाना है, कुछ नहीं बचेगा। ये बात समझ लें। अभी जो है रिवीजन भी करते रहें, जब भी समय मिले, संडे टू संडे, या जिस दिन क्लास ना हो या जिस दिन आप क्लास ना ले पाएँ तो उस दिन एक जल्दी से फटाक से रिकैप कर लें माइंड पे कि ये हमको बातें सर ने बताई हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें बता देते हैं जिनको हम दिखाते नहीं, केवल बेसिक चीज़ें बता के छोड़ देते हैं, कह देते हैं याद रखना। तो उन बातों को माइंड में सेट करो। अगर भूला की बीमारी है, याद नहीं रख पाते हो, तो कॉपी पे एक जगह नोट डाउन करके वो भी लिख लो। ठीक है, चलें, अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें। ठीक है, हैप्पी लर्निंग विद स्मार्ट कैरियर क्लासेस। धन्यवाद, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।